2 हफ्ते पहले तक दुनिया को लग रहा था कि ये जंग एक तरफा होगी। एक तरफ अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, दूसरी तरफ ईरान, सैंक्शन से घिरा हुआ, एयर पावर में भी कमजोर, इकोनॉमी के हवाले से दबाव में और हर तरफ से अंडर प्रेशर। हर लॉजिकल कैलकुलेशन यही कहती थी कि अगर डायरेक्ट टकराव हुआ तो ईरान ज्यादा देर तक टिक नहीं सकेगा। लेकिन आज मंजर कुछ और है। आज सीज फायर की बात अमेरिका कर रहा है और ईरान पूछ रहा है कि इतनी जल्दी किस बात की। आज जंग की रफ्तार, उसकी शराइत और उसका सियासी बोझ आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। और सवाल ये है, एक ऐसा मुल्क जो मिलिट्री नंबर्स में अमेरिका के मुकाबले में छोटा था, वो आज अमेरिका को स्ट्रेटेजिक प्रेशर में कैसे ले आया? क्या ईरान ने सिर्फ रेजिस्टेंस दिखाई है या उसने वाकई गेम पलट दिया है? और सबसे अहम बात, क्या ट्रंप ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल गलती कर दी है? आज की वीडियो में हम समझाएंगे कि ईरान ने जंग के शुरू में कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई, अमेरिका प्लानिंग स्टेज में कहां फेल हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने इस पूरी वॉर को कैसे उलट दिया और क्यों आज बैटलफील्ड से ज्यादा खतरनाक फ्रंट ग्लोबल इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन कहानी शुरू होती है एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत डेंजरस स्ट्रैटेजी से, और वो है विक्ट्री डिनायल। ईरान को शायद शुरू से पता था कि वो अमेरिका को ट्रेडिशनल लड़ाई में हरा नहीं सकता। वो ना अमेरिका जैसी एयरफोर्स रखता है, ना नेवी, ना लॉजिस्टिक्स, ना ग्लोबल अलायंसेस। मगर ईरान ने शायद ये फैसला कर लिया था कि अगर हम जीत नहीं सकते तो हम अमेरिका को जीतने भी नहीं देंगे। यानी मैदान में हार जाना एक चीज़ होती है, लेकिन दुश्मन की विक्ट्री को मीनिंगलेस बना देना ये दूसरी चीज़ होती है। और लगता ये है कि जंग के पहले फेज में ईरान इसी फॉर्मूले पर चला है। 2 हफ्तों के अंदर ईरान ने सिर्फ सर्वाइवल नहीं किया, बल्कि अमेरिका को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। आखिरी 24 से 48 घंटों में जो डेवलपमेंट सामने आई हैं, उन्होंने पूरी तस्वीर को और भी ज़्यादा ड्रामेटिक बना दिया है। हेडलाइंस कह रही हैं कि ईरान के रॉकेट्स ख़त्म नहीं हुए, बल्कि उसने और ज़्यादा लीथल स्ट्राइक शुरू कर दी हैं। टारगेट्स का जिक्र अब सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं, दुबई का नाम भी नैरेटिव में घुस चुका है। फिर 3 मुख्तलिफ शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आग की लपेट में आ जाती हैं, और फिर वो होता है जिसका खौफ सबको था। ऑयल फ्लो रुक जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम एनर्जी चेक पॉइंट, वो जगह जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। और जैसे ही यहाँ डिसरप्शन आता है, पूरी दुनिया हिल जाती है। ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल के करीब पहुंच जाती हैं। यानी ईरान ने सिर्फ मिसाइल फ्रंट नहीं खोला, उसने ग्लोबल इकोनॉमी के गर्दन पर हाथ रख दिया है। और यहीं पर ट्रंप की जंग मुश्किल होना शुरू होती है, क्योंकि अमेरिका के लिए सिर्फ बैटलफील्ड पर सरवाइव करना इनफ नहीं होता। अमेरिका को अपना इमेज भी बचाना होता है, अपनी इकोनॉमी को भी बचाना होता है, अपने एलाइज को कॉन्फिडेंस भी देना होता है, और सबसे अहम बात, अपनी डेटरेंस भी मेंटेन करनी होती है। मगर इस जंग में तस्वीर उलट होती नजर आ रही है। बॉम्बिंग तो ईरान पर अब भी जारी है, स्ट्राइक्स अब भी हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अमेरिका एयरक्राफ्ट खो रहा है। पहले F-15s का जिक्र आता है, फिर थर्ड सिस्टम्स, फिर KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स तक हेडलाइंस में आ जाते हैं। अमेरिकन साइड कहती है एक्सीडेंट, ईरान बैक्ड ग्रुप्स कहते हैं नहीं, ये हमारा काम था। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि मॉडर्न वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन का नाम नहीं, मॉडर्न वॉर नैरेटिव का नाम भी है। अगर दुश्मन का प्लेन क्रैश हो और दुनिया को लगे कि तुमने उसे गिराया है, तो साइकोलॉजिकली तुमने हाफ बैटल जीत ली। एक तरफ ट्रंप खड़ा है और कह रहा है हम जीत गए, हमने ईरान की नेवी तबाह कर दी, हमने उसकी एयरफोर्स ख़त्म कर दी, लीडरशिप मिटा दी, सब ठीक हो जाएगा। मगर दूसरी तरफ वही ट्रंप सीज फायर की भी बात करता नजर आता है। और फिर उधर ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई सिग्नल देता है कि बातचीत तब होगी जब पहले कुछ कंडीशंस पूरी की जाएंगी। यानी अमेरिका तो जीत का ऐलान कर रहा है, लेकिन ईरान कंडीशंस डिक्टेट कर रहा है। और यहीं से सवाल और गहरा हो जाता है
क्या अमेरिका वाकई जीत रहा है या वो सिर्फ अपनी आवाम को जीत की कहानी सुना रहा है? इसी दरमियान अमेरिकन मीडिया खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपोज करना शुरू कर देता है। पहले ये सामने आता है कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के सिनेरियो के लिए प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं थी। फिर रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि 170 तक अमेरिकन सोल्जर्स ईरानियन स्ट्राइक्स में जख्मी हुए। कुछ को जर्मनी क्वाइटली ट्रांसफ़र किया गया, यानी फ्रंट पर कॉस्ट भी आ रही है और होम फ्रंट पर एम्बैरेसमेंट भी। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा। तारीख में ऐसे बहुत से लम्हे हैं जब एक सुपर पावर ने यह समझा कि दुश्मन जल्दी टूट जाएगा, मगर वो टूटने की बजाय जिद्दी हो गया। करीबन 4 साल पहले रशिया ने यूक्रेन पर 3 सिमतों से हमला किया। पुतिन का हिसाब किताब सीधा था, लीडरशिप को प्रेशर दो, स्टेट कोलैप्स कर जाएगी, पपेट स्ट्रक्चर बनेगा और स्ट्रेटेजिक विक्ट्री मिल जाएगी। मगर यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया और अब लगता है अमेरिका ने उस कहानी से कोई लेसन नहीं लिया। जब ईरान पर डेडली स्ट्राइक लॉन्च की गई तो शायद कैलकुलेशन यही थी कि टॉप लीडरशिप को हटा दो, सिस्टम टूट जाएगा, केओस फैल जाएगा, ऑपोजिशन निकल आएगी और रिजीम कोलैप्स हो जाएगी, यानी क्लासिक स्ट्रैटेजी। मगर 14 दिन बाद जो चीज़ सामने आई वो इसके बिल्कुल उलट थी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान में रजीम चेंज लाना अब और मुश्किल हो गया है। यानी जिस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी के नाम से शुरू किया गया वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लंडर जैसा लगने लगा है। जंग के स्टेटेड गोल्स अचीव नहीं हुए, उल्टा दुनिया भर में ऑयल पैनिक फैल गया। यूएस नेवी ने सिग्नल दिया कि सेफ पैसेज इंश्योर करना आसान नहीं और ईरान ने ओपन वार्निंग दी, अगर हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया तो हम पूरे मिडिल ईस्ट के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। इसी एक जुमले में ईरान की पूरी स्ट्रैटेजी छुपी हुई है। ईरान कह रहा है अगर हम तकलीफ में जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, पूरा रीजन हमारे साथ मिलेगा। और ये बात सबसे ज़्यादा गल्फ स्टेट्स को परेशान करती है, क्योंकि वो इस जंग को अपनी जंग बनाना ही नहीं चाहते थे, मगर अब उनके पोर्ट्स, उनके एयरपोर्ट्स, उनकी रिफाइनरीज, उनके सोवरेन फंड्स, उनकी शिपिंग लेन्स सब खतरे में आ गई हैं। और सबसे बड़ी बात, वो देख रहे हैं कि अमेरिका उन्हें बचाने की बजाय एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में ले आया है जहां बिल भी उन्हें ही देना पड़ रहा है। यहाँ से असली सवाल निकलता है कि अमेरिका ने प्लानिंग में गलती कहाँ की, और जवाब शायद बैटलफील्ड पर नहीं, प्लानिंग रूम में छुपा हुआ है। रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड कैपेबिलिटी को उतनी संजीदगी से लिया ही नहीं जितनी संजीदगी से लिया जाना चाहिए था। वर्स्ट केस सिनेरियो को साइड पर रख दिया गया, यानी दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चेक पॉइंट जो ईरानियन बॉर्डर के करीब है, उस पर ईरान क्या कर सकता है ये कोर कैलकुलेशन का हिस्सा ही नहीं बना। लेकिन अजीब बात यह है कि मुझ जैसे नाचीज यूट्यूबर ने भी जंग लगने से पहले इस खतरे से आगाही दी थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जो काम ईरान सबसे पहले करेगा उनमें सबसे बड़ा काम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद करना है। एक क्लासिफाइड ब्रीफिंग तक में माना गया कि अगर हॉर्मुज ब्लॉक हो गया तो अमेरिका के पास उसे दोबारा खोलने का कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं। अमेरिका को लगता था ईरान खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अमेरिका को लगता था प्रेशर देकर तेहरान को डरा दिया जाएगा। अमेरिका को यह भी लगता था कि शौक और औ का फार्मूला यहाँ भी काम करेगा। मगर ईरान ने यहाँ एक चीज़ समझाई कि कभी कभी शॉर्ट टर्म पेन बर्दाश्त करके लॉन्ग टर्म लेवरेज हासिल किया जा सकता है। ईरान सैंक्शंस का आदत ज़दा मुल्क है, इकोनॉमिक पेन उसके लिए नई बात नहीं, लेकिन गल्फ इकोनॉमीज, यूरोप, एशिया और ग्लोबल शिपिंग सिस्टम के लिए ये पेन बहुत महंगा साबित हो सकता है। और इसीलिए हॉर्मुज ईरान का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर वेपन बनकर उभरा है। अब इस कहानी का सियासी ट्विस्ट देखिए। अली खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई अब नए सुप्रीम लीडर के तौर पर सामने आए हैं। एक ऐसा नाम जो IRGC के करीब माना जाता है, एक ऐसा लीडर जो कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं लगता, एक ऐसा शख्स जिसके लिए अब जंग सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, इंतकाम भी बन चुकी है। अपने पहले ही खिताब में उसने साफ इशारा दिया कि अमेरिका के प्रेशर के सामने झुकना अब ईरान का रास्ता नहीं। गल्फ नेशंस को भी सीधी वार्निंग दी गई कि अपनी सरजमीन से अमेरिकन बेसिस हटाओ, वरना वो टारगेट्स बनते रहेंगे।
यहाँ ईरान का मॉडल समझना बहुत जरूरी है। ईरान अमेरिका से डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर नहीं जीत सकता, लेकिन वो अमेरिका को वहां हिट कर सकता है जहां दर्द ज्यादा होता है, यानी अलायंसेस में, शिपिंग में, ऑयल प्राइसेस में, रीजनल स्टेबिलिटी में और सबसे अहम कॉन्फिडेंस में। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान इस वॉर में सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहा, ईरान ऑफेंस में आ चुका है। और इस बात का सबसे वाज़ेह सबूत उसकी सीज फायर कंडीशंस में मिलता है। अब ईरान कह रहा है, पहला, हमारे लेजिटिमेट राइट्स तस्लीम करो। दूसरा, वॉर का हर्जाना दो। तीसरा, फ्यूचर एग्रेशन के खिलाफ रिटर्न गारंटी दो। जरा सोचिए, क्या कोई मुल्क जो सरेंडर के करीब हो ऐसी जुबान में बात करता है? इसका जवाब सिर्फ नहीं में होगा। ये उस मुल्क की जबान होती है जो मिलिट्री वीकनेस के बावजूद स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ हासिल कर चुका हो। और अगर ये डिमांड्स पूरी ना हो तो ईरान कह रहा है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो निगोशिएशंस, बल्कि नए फ्रंट्स खोल दिए जाएंगे। और यहाँ से ट्रंप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की सबसे बड़ी गलती वॉर फ्रंट पर नहीं हुई, वो हुई ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रंट पर। हॉर्मूज बंद होता है, ऑयल ऊपर जाता है, टैंकर्स रुकते हैं, शिपिंग कंपनीज खौफजदा होती हैं, गल्फ सोवरेन फंड्स रीथिंक करते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, अगर ये स्टेट्स अपनी $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट्स को अमेरिका से निकालने का सोचने लग जाएं, तो इशू सिर्फ फाइनेंस का नहीं रहता, इशू ट्रस्ट का बन जाता है। यूएस मिलिट्री खुद शिपिंग इंडस्ट्री को सिग्नल देती है कि नेवी टैंकर्स को एस्कॉर्ट करने में मुश्किल में है। एनर्जी सेक्रेटरी तक मानता है कि मिलिट्री एसेट्स ऑफेंसिव ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। ट्रेड रूट्स प्रोटेक्ट करना इस वक्त टॉप प्रायोरिटी नहीं, यानी बैटलफील्ड पर ऑफेंसिव चल रही है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड रूट्स डिफेंसलेस हो रही हैं। और इसी वैक्यूम का फ़ायदा ईरान उठाता है। जो शिप्स हॉर्मूज क्रॉस करने की कोशिश करते हैं वो जलने लगते हैं। ईरान ये भी कह देता है कि अल्टरनेटिव रूट्स भी सेफ नहीं रहेंगे। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डेस्परेशन में ऐसे रास्ते ढूंढती नजर आती है जो कल तक इम्पॉसिबल लगते थे। यानी सबसे पहले रशिया, जिस पर कल तक सैंक्शंस थी, आज इनडायरेक्टली ऑयल सोल्यूशन के तौर पर सामने आने लगता है। आयरनी देखिए, वही रशिया जो यूक्रेन में अमेरिका के खिलाफ है, वही ईरान को इंफॉर्मेशन दे रहा है, वही इस क्राइसिस से पैसा भी बना रहा है। लेकिन ये भी टोटल आंसर नहीं है। दुनिया भर की रिफाइनरीज मिडल ईस्ट क्रूड ऑयल के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। रशियन ऑयल से कुछ गैप फिल तो हो सकता है, लेकिन पूरा नहीं। और इसीलिए गल्फ स्टेट्स में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नुकसान उन्हें हो रहा है, ऑयल और गैस सेल्स इफेक्ट हो रही हैं, बिलियंस का लॉस डिस्कस हो रहा है। और सबसे सिंबॉलिक बात, जिन स्टेट्स ने सालों तक अपनी सिक्योरिटी अमेरिका को आउटसोर्स की, आज वो देख रही हैं कि अमेरिका उनके एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और ऑयल इंस्टॉलेशंस को भी फुली सिक्योर नहीं कर पा रहा है। साथ ही उन्हें ये भी नजर आ रहा है कि वॉशिंगटन की असली तवज्जो इजराइल पर है। गल्फ सेकेंडरी हो चुका है। ईरान ने यहाँ एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक रियलिटी समझ ली है। दुनिया कुछ महीनों तक इस किस्म का एनर्जी शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमेरिका की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी अपनी जगह, मगर ज्योग्राफी भी कोई चीज़ होती है। मैप पर देखिए, हॉर्मूज ईरान के करीब है, रीजन उसके मिसाइल इन्वेलप में है, और ईरानी लीडरशिप और सिविलियंस पर जो स्ट्राइक्स हुई हैं, उन्होंने तेहरान को एस्केलेशन का मॉरल और पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन दे दिया है। अगर ईरान अब जंग रोक देता है तो अमेरिका और इजराइल को दोबारा प्लानिंग का वक्त मिल जाता है। नए वेपन्स, नए स्ट्राइक्स, नई स्ट्रैटेजी। वो इसलिए ईरान शॉर्ट पॉज नहीं चाहता, वो परमानेंट सेटलमेंट चाहता हुआ नजर आता है। उसके नज़दीक असली हल ये है कि अमेरिका को रीजन से धकेला जाए, और यहीं पर ये जंग बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि अब बैटलफील्ड सिर्फ मिसाइल्स का नहीं रहा, अब ये जंग स्टेमिना का है, इकोनॉमी का है, पॉलिटिकल विल का है और पब्लिक ओपिनियन का है। अमेरिका हर लॉस की एक्सप्लेनेशन दे रहा है। F-15 गिरे, फ्रेंडली फायर, KC-135 क्रैश, मिड एयर कोलिजन, MQ-9 गया, टेक्निकल मैल फंक्शन। उधर IRGC कह रहा है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल ने USS अब्राहम लिंकन तक को हिट किया है।
अमेरिकन डिनाई तो करता है, लेकिन ईरान भी साथ में क्लेम करता ही रहता है। लेकिन झूठ और सच के इस जंगल में एक चीज साफ नजर आ रही है। मिडल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस हर तरफ प्रेशर में आ चुकी हैं। सोल्जर्स के जख्मी होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। बिलियंस का कॉस्ट आ चुका है। एयर डिफेंसेस और रडार्स डैमेज हुए हैं। इम्यूनेशन स्टॉकपाइल्स प्रेशर में है। और फिर डिप्लोमेटिक एम्बैरसमेंट अलग। ईरान का फॉरेन मिनिस्टर ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि तेहरान ने न्यूक्लियर वेपन्स अवॉइड करने का फॉर्मूला प्रपोज किया था, मगर ट्रंप कैंप ने उन्हें समझने की सलाहियत ही नहीं दिखाई। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं, ये इमेज वॉर का हिस्सा है। यानी ईरान कह रहा है तुम मिलिट्री में स्ट्रांग हो सकते हो, लेकिन स्ट्रैटेजी में नहीं। शायद इसीलिए ट्रंप अब इस मेस से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। वो कहता है जंग जल्द खत्म हो जाएगी, मगर टाइमलाइन नहीं देता। दूसरी तरफ इजराइल को और वक्त चाहिए। रिपब्लिकन्स मिड टर्म को लेकर परेशान है। अमेरिकन अवाम गैस प्राइसेस से तंग है और हर गुजरता दिन वॉर की कीमत को और ज़्यादा सियासी बोझ बनाता नजर आ रहा है। यहीं से एक और ख़तरनाक पॉसिबिलिटी निकलती है। क्या डेस्परेशन में वाशिंगटन और टेल अवीव कोई और एक्सट्रीम कदम उठा सकते हैं? पॉसिबल टेरर अटैक का नैरेटिव उभरना शुरू हो गया है। स्लीपर सेल्स, 9/11 टाइप वार्निंग्स, पब्लिक को प्रिपेयर करना। और इंडिपेंडेंट सर्कल्स में खौफ ये बयान हो रहा है कि कहीं फॉल्स फ्लैग का रिस्क ना हो। एक बड़ा टेरर अटैक और फिर अमेरिका के पास बूट्स ऑन द ग्राउंड का बहाना। सोल्जर्स रेडी, प्लान्स रेडी, सिर्फ ट्रिगर चाहिए। और तारीख का रिकॉर्ड साफ है। जब लीडरशिप ओवर कॉन्फिडेंस में दूसरे मुल्क को अंडर एस्टिमेट करती है, तो नतीजा अक्सर एक ही होता है, जिल्लत, माशी तबाही और ऐसी जंग जिसका एंड पॉइंट किसी को नजर नहीं आता। ट्रंप को देखकर नहीं लगता कि वो आराम से हार मान लेगा। उसकी पब्लिक स्टेटमेंट्स, उसकी पोस्ट, उसकी टोन सब बताती है कि वो पीछे हटने के बजाय एस्केलेशन की तरफ भी जा सकता है। कभी ईरानियन वर्ल्ड कप टीम को धमकी, कभी ईरानियन कैजुअलिटीज पर सेलिब्रेशंस। ऐसे लीडर से काम रिट्रीट की उम्मीद रखना मुश्किल है। और इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि किसने कितने मिसाइल्स चलाए। असल सवाल ये है कि अमेरिका ने एक ऐसी जंग शुरू कर दी है जहां मिलिट्री सुपीरियॉरिटी के बावजूद स्ट्रेटेजिक डिफीट उसका इंतजार कर रही है। क्या ईरान ने बैटलफील्ड नहीं, बल्कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ऑयल और पॉलिटिकल स्टैमिना के जरिए खेल पलट दिया है? और सबसे अहम बात, क्या ट्रंप के पास अब भी कोई आखिरी कार्ड बाकी है, या वो सिर्फ इज्जत बचाते हुए निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं?